नमस्कार। चलिए, गुड मॉर्निंग। सब लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एवरीथिंग इज क्लियर, स्क्रीन इज विजिबल, ऑडियो इज राइट? एक बार जल्दी से बता दो। ठीक है, जल्दी से बता दो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, बिना समय गंवाए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, हमने पढ़ा था मराठाओं के बारे में। हमने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पिछली बार पढ़ी थी। आज वैसे जो हमने टॉपिक पे आगे जाना है वो है एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो सब हमने पढ़नी है। लेकिन क्योंकि ये जो टॉपिक लास्ट टाइम का जो थोड़ा सा बच गया था, उसे हम जल्दी से खत्म करते हैं, जिसमें हम अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में हुए वॉर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 3 वॉर्स हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में युद्ध हुए थे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1782 के बीच में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1805 के बीच में, और तीसरी 1817 से 1818 के बीच में। ठीक है, और मैंने जैसा आपको बताया था कि लड़ाई का कारण क्या था कि नाना साहेब पेशवा, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के कुछ महीने बाद जिनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनके बेटे गद्दी पे बैठे थे। माधव राव गद्दी पे बैठे, 10 साल पेशवा रहे। उसके बाद उनके सबसे छोटे भाई नारायण राव को गद्दी पे बिठाया गया। और इस समय पे राघोबा, एक व्यक्ति थे राघोबा, जो उनके अंकल थे नाना साहब के भाई, वो इस बात से नाराज हो गए थे और इसी वजह से ये युद्ध की शुरुआत हुई। ये थे रघुनाथ दास या राघोबा। ये जो चाहते थे अपने लिए गद्दी हासिल करना, तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ। ये अंग्रेजों के पास गए और अंग्रेजों से मदद मांगी, खास तौर पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर से कि भैया मेरी मदद करो, तुम्हारे पास डिसिप्लिन्ड आर्मी है, तुम मुझे दे दो। ठीक है, लास्ट लेक्चर की पीडीएफ यार, लास्ट लेक्चर की पीडीएफ जो पिछली बार आपको पीडीएफ मिली थी, उसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड है, मराठा उसमें दिया हुआ है, घबराते क्यों? ठीक है, चलो, वो पहले वाले में ही इंक्लूडेड था, उसमें लिखा गया था 4th लेक्चर तक के हैं। एक बार खोल के तो देखो उन्हें, बस इकट्ठे करने का शौक है, पीडीएफ इकट्ठे करके रख लो, पढ़ना मत उन्हें। ठीक है, ऐसा किया करो। चलो, दूसरी एंग्लो मराठा, पहली एंग्लो मराठा वॉर मैं जल्दी से बताता हूं। शुरू हुई थी ट्रीटी ऑफ सूरत से, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर के साथ हुई थी 1775 में। इसके बाद एक युद्ध लड़ा गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर और बाकी के मराठा सरदारों के बीच में, जिसे बैटल ऑफ अदास कहते हैं। सारे मराठा जो लड़ रहे थे इकट्ठे होके, वो एक बच्चे के लिए लड़ रहे थे। बच्चा कौन था? ये माधवराव नारायण, जो इस माधवराव का बेटा था। ये पिछली बार मैं बता चुका हूं, जिनको अब थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पिछला लेक्चर पूरा डिटेल में देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा है उनको सब समझ में आ जाएगा। और इनके केयर टेकर बनाए गए थे नाना फडणवीस। तो नाना फडणवीस के लिए सारे मराठा सरदार लड़े राघोबा के अगेंस्ट। राघोबा का सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज। ठीक है, तो इसीलिए अंग्रेजों के साथ ये युद्ध हुआ, और ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। ठीक है जी, चलो, फिर बंगाल का गवर्नर बीच में आ गया, और बंगाल के गवर्नर ने बाकी के मराठा सरदारों और नाना फडणवीस के साथ एक ट्रीटी कर ली थी, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776। इसके बाद बैटल ऑफ तालेगांव 1779 लड़ी गई, क्योंकि बॉम्बे के गवर्नर कहा कि मैं बंगाल के गवर्नर की बात नहीं सुनूंगा और मैं अपने दम पे जो है वो राघोबा को गद्दी पे बिठाऊंगा। तो उसने लड़ाई फिर से शुरू कर दी, बैटल ऑफ तालेगांव हुई। इस लड़ाई के अंत में एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ वडगांव। इसमें अंग्रेजों की बड़ी मुश्किल से जान बची। अंग्रेजों को मराठाओं ने घेर लिया था, बड़ी मुश्किल से जान बची, और उनको वहां से रेस्क्यू, उन्होंने मतलब अपने साथियों को रेस्क्यू करा पाए बड़ी मुश्किल से। इसके बाद उन्होंने 1782 में पूरे तरीके से फैसला कर लिया कि अब हम आगे वॉर को कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मैसूर के साथ एक और युद्ध शुरू हो चुका है। तो बॉम्बे के गवर्नर को कन्विंस किया गया कि वो मराठाओं से और युद्ध ना करे। और मराठाओं का जो उन्होंने फैसला किया था सारे मराठा सरदारों ने कि नाना फडणवीस केयरटेकर बन के बैठेंगे छोटे बच्चे के, तो उसी फैसले को स्वीकार कर लिया गया और एक ट्रीटी की गई, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो इसके बाद क्या हुआ। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो है उसमें क्या हुआ था कि पेशवा माधवराव नारायण जो है
इन्होंने 1795 में सुसाइड कमिट कर लिया। इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। क्यों किया? क्योंकि इनका जो केयर टेकर थे ये नाना फडणवीस, ये बहुत डोमिनेटिंग थे। इनका रोल बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बताया जाता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा जो है बच्चे पे दबाव बनाया कि तुम्हें बनना है पेशवा बड़े होके। उसके सारे शौक बचपने के मार दिए गए। उसको वो चीजें करने को कही गई कि तुम जो हो मराठाओं के झंडे को उठाने वाले बनोगे, और उसको बहुत ज्यादा दबाव में लाया गया। इसलिए पेशवा माधवराव नारायण ने 1795 में बड़ा होने के बाद सुसाइड कर लिया, क्योंकि कभी भी उसे पेशवा जैसा ना बनना था ना आगे, और उसको वो था ही नहीं। उसके लिए जो है उसका बचपन छीन लिया गया था उससे। उसके बाद गद्दी पे बिठाया गया बाजीराव टू को। अब बाजीराव टू कौन है? ये राघोबा यानी रघुनाथ दास के बेटे। अब देखो सारा पंगा क्या था। अब तक राघोबा को हटाना था, इसीलिए तो इतना पंगा हुआ पीछे। लेकिन फिर से अब राघोबा तो नहीं रहे, लेकिन राघोबा के बेटे को ही बनाना पड़ा, क्योंकि नाना साहिब की फैमिली से कोई भी नहीं बचा। जो इनके बड़े भाई थे रघुनाथ दास, उनकी फैमिली से कोई भी नहीं बचा, तो फिर राघोबा के बेटे को ही गद्दी पे बिठाना पड़ा। और फिर से उसके केयर टेकर बन के कौन बैठ गए? यही नाना फडणवीस फिर से उसके केयर टेकर बन गए। सेम कहानी बार बार रिपीट होती है। अब देखो, अब ये क्या हुआ कि नाना फडणवीस पहले केयर टेकर थे किसके? वो थे उस छोटे बच्चे माधवराव नारायण के, और अब वो केयर टेकर बन गए बाजीराव द सेकंड के, ठीक है, जो राघोबा का बेटा था। और फडणवीस की इसके 5 साल बाद डेथ हो गई। नाना फडणवीस सन 1800 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये डेथ जो है कई सारे नए समीकरण लाने वाली थी। बहुत कुछ चेंज होने वाला था मराठाओं के लिए। चेंज क्या होना था अभी बता देता हूं। चेंज में सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि नाना फडणवीस चाहे कितने भी डोमिनेटिंग हो, लेकिन मराठाओं को अब तक उन्होंने जोड़ के रखा था। बाकी सारे मराठा सरदारों को आपस में उन्होंने कभी लड़ने नहीं दिया था। ये उनकी खास बात थी। उन्होंने सबको एक तरीके से अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई सन 1800 में, उसके बाद सारे मराठा सरदार आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। देखो अब मैं दिखा देता हूं कौन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ अलग अलग रीजन्स पर बड़े बड़े मराठा सरदारों का कंट्रोल था। जैसे पेशवाओं का कंट्रोल पूना पे था, भोसले का नागपुर, सिंधिया का ग्वालियर, होलकर का इंदौर और गायकवाड़ का बड़ौदा। ये सब अलग अलग ठिकाने कैसे बने थे? क्योंकि बाजीराव ने अपने अलग अलग जो सेनापतियों को अलग अलग दिशा में भेजा था, और वो सब वहां पर जाकर ही बस गए थे, एस्टैब्लिश हो गए थे। तो इस तरीके से अलग अलग मराठा सेंटर्स बन गए थे पूरे देश भर में, ठीक है। अब ये देखो, नाना फडणवीस की डेथ के बाद मराठा सरदारों के बीच में बहुत बड़ा टर्मोइल शुरू हो गया। और इसमें इस समय पे ये 5 लोग जो हैं ये मराठाओं के अलग अलग जगह प्रतिनिधि हुआ करते थे, जो स्ट्रॉन्ग मराठा सरदार थे। जैसे इसमें देखिए, सबसे पहले बड़ौदा में इस समय 1800 के बाद थे आनंद राव गायकवाड़ 1800 में। उसके बाद नागपुर में बैठे थे राघोजी भोसले, पूना में बाजीराव पेशवा टू राघोबा के बेटे, ये पूना में क्योंकि अब ये थे पेशवा, और ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया, और इंदौर में यशवंत राव होलकर। ये 5 लोग अलग अलग जगह मराठा सरदार हुआ करते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी इस समय पे? दिक्कत ये थी कि बाजीराव पेशवा को खतरा लग रहा था इंदौर के यशवंत राव होलकर से। इंदौर के यशवंत राव होलकर की ताकत पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा बढ़ी थी। उन्होंने बहुत ज्यादा एरिया पे डायरेक्ट कब्जा कर लिया था। पेशवा को खुद ये पसंद नहीं था। और उसके अलावा ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया और इंदौर के यशवंत राव होलकर में भी बहुत तीखी तकरार थी। दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। और यहां पे खास बात क्या थी कि पूना के बाजीराव पेशवा और दौलत राव सिंधिया ग्वालियर के, इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो ये दोनों तो बहुत अच्छी दोस्ती रखते थे आपस में, पूना के बाजीराव पेशवा और ग्वालियर के दौलत राव सिंधिया। लेकिन इन दोनों का ही एक कॉमन दुश्मन जो था वो था इंदौर के यशवंत राव होलकर। यशवंत राव होलकर से लगातार इन दोनों के मतभेद बढ़ते चले जा रहे थे। बड़ौदा में बैठे आनंद राव गायकवाड़ इस डिस्प्यूट में पड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत यंग थे अभी। अब उनके फादर की अभी डेथ हुई थी कुछ रिसेंटली, और वो बहुत यंग थे, उनको इसमें पड़ना ही नहीं था।
नागपुर में बैठे राघोजी भोसले समझदार थे और उन्होंने बार बार इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपस में मत लड़ो। राघोजी भोसले के समझाने के बाद भी जब ये लोग ना माने तो फिर आगे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई 1802 में। कैसे, अब देख लो। 1802 में बैटल ऑफ पूना हुई, पूना की लड़ाई। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अंग्रेजों के बीच में और मराठाओं के बीच में अभी कोई बैटल नहीं हुई। ये अंग्रेजों के साथ जो युद्ध है उससे पहले का समीकरण। देखो इसको थोड़ा सा, यहां पे एक गलती है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो बैटल ऑफ पूना 1802 में हुई। अब ये इस लड़ाई में किस किस की लड़ाई हुई थी? होलकर एक तरफ थे और पेशवा और सिंधिया एक तरफ थे। और इस लड़ाई में पूना पर चढ़ाई कर दी थी होलकर ने। होलकर अकेले ने पेशवा और सिंधिया दोनों को हरा डाला। पूना की लड़ाई में अकेले होलकर ने पेशवा सिंधिया दोनों को हरा डाला था और पूना को पूरा घेर लिया था। अब राघोबा के इस बेटे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। किसके पास? बाजीराव द सेकंड, जो राघोबा ने कुछ साल पहले किया था। कहां पहुंचा था राघोबा? अंग्रेजों के पास मदद मांगने। और इसके पास भी कोई चारा नहीं था, ये भी जा पहुंचा फिर अंग्रेजों से मदद मांगने। जो पहले गलती की थी इनके फादर ने 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत करके, वही गलती पेशवा के बेटे, मतलब अब जो पेशवा थे बाजीराव पेशवा 2, वो कर बैठे थे। उन्होंने फिर से अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी कर ली, सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी, जिससे अंग्रेज फिर से मराठाओं के इंटरनल मैटर्स में डिस्प्यूट्स में इंटरफेयर करने में सफल रहे। मतलब दोबारा से उन्हें मौका मिल गया यार कि मराठा लड़ रहे हैं और इनके फिर मैटर्स में फिर से घुस जाते हैं। अब घुसे कैसे? और एक ट्रीटी की, अंग्रेजों ने जो ट्रीटी की मराठा पेशवा के साथ इस बार, वो थी ट्रीटी ऑफ बसीन। इसमें था कि पेशवा की मदद करेंगे अंग्रेज और उनको एक फौज देंगे जो उनको सुरक्षा देगी। तो इस तरीके से इस ट्रीटी में फंस गए बाजीराव पेशवा सेकंड, जो राघोबा के बेटे थे। अब इसके बाद 3 लड़ाइयां लड़ी गई, बैटल ऑफ हसाय, बैटल ऑफ दिल्ली और बैटल ऑफ लसवारी। ठीक है, 3 युद्ध लड़े गए और ये 3 युद्ध जो है मेन सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर है, जो 1803 से 1805 के बीच में लड़ी गई। इस युद्ध में 3 ताकतें इन्वॉल्व थी। एक तो थे भोसले, सिंधिया और होलकर। इसके बाद का बता देता हूं मैं आपको हुआ क्या, कि सारे मराठा सरदारों ने जैसे ही ये संधि हुई, ये समझ लिया कि अब अंग्रेज दोबारा से हमारे मामलों में पड़ेंगे, और जो हाल इन्होंने मैसूर का किया था वैसा ही हाल अब मराठाओं का हो सकता है। ये बात समझ में आ गई थी उनको, क्योंकि अंग्रेजों की फितरत मराठाओं को समझ में आ गई थी, इसीलिए अब ये युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में हुआ क्या कि युद्ध में सबसे पहले लड़ी गई ये लड़ाई जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ असाय। सितंबर 1803 में ये लड़ाई लड़ी गई थी और भोसले के अगेंस्ट लड़ी गई थी। अंग्रेजों ने भोसले क्लैन के अगेंस्ट ये लड़ाई छेड़ दी थी। अब इसके बाद एक संधि हुई, भोसले के साथ एक संधि हुई, जब भोसले को हरा दिया गया। ऑब्वियसली सारी लड़ाइयां, ये तीनों लड़ाइयां जो है वो अंग्रेजों ने जीती। हर मराठा सरदार को उन्होंने हराया जो भी उनके सामने आया। सबसे पहले राघोजी भोसले को हराया और हराने के बाद उनके साथ ट्रीटी की, ट्रीटी ऑफ देवगांव। देवगांव की संधि क्यों की गई थी इसमें मैं आपको बताता हूं। भोसले बहुत बुरे तरीके से हारे थे और संधि फिर से एक सब्सिडरी अलायंस संधि थी। सब्सिडरी अलायंस में कि आपको हमसे सुरक्षा लेनी होगी और हमारी एक फौज आपकी सुरक्षा के लिए रहेगी। अब आपकी सुरक्षा भी हम करेंगे क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी और डिसिप्लिन फौज है। ठीक है, तो ये कह के उन्होंने जो है वो सब्सिडरी अलायंस संधि कर ली। और कोई चीजें भी की, भोसले को कई चीजों पे मजबूर किया, जैसे उड़ीसा में जो एक्सपेंशन किया था राघोजी भोसले ने, वहां के कटक के इलाके जो है वो अंग्रेजों को सौंपने पड़े। उसके अलावा बालासोर, कटक, ये सब जो है वो सौंपना पड़ गया। और कुछ जो इलाके वारधा तक के, ये सब जो है उनको छोड़ने पड़ गए अंग्रेजों के हाथ, तो अंग्रेजों को देना पड़ गया। लेकिन भोसले ने एक बात और मान ली अंग्रेजों की, वो ये थी कि नागपुर जो उनकी कैपिटल थी, भोसले की कैपिटल थी नागपुर, जहां से वो कंट्रोल करते थे, नागपुर में एक ब्रिटिश फौज को, एक ब्रिटिश कंटिजेंट को रखवाने का उन्होंने जो है अंग्रेजों की बात मान ली कि आपकी फौज यहां रहेगी ताकि हमारी सुरक्षा हो सके। इसका मतलब यह था अंग्रेजों ने
अपनी फौज उनको दे दी और उसमें यह कहा कि इस फौज का खर्चा तुम ही उठाओगे। सिंपल सी बात है, राघोजी भोसले ही इस फौज का खर्चा उठाएंगे जो अंग्रेजों की है, तो अंग्रेजों की फौज भारतीय रूलर के खर्चे पे पलेगी। ठीक है, तो ये मजबूर कर दिया था अंग्रेजों ने, जबरदस्ती की पॉलिसी थी एक तरीके से। अब भोसले को हराया गया असाय की लड़ाई में, और फिर इसी महीने बैटल ऑफ दिल्ली, दिल्ली में एक और लड़ाई हुई। अंग्रेजों ने अब की बार सिंधिया को हराया। सिंधिया को हरा के एक और संधि की गई जो थी ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव। ठीक है, तो संधि का नाम था या ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जनगांव, जो इसी के साथ तकरीबन दोनों संधियां एक साथ की गई थी दिसंबर 1803 में। और सिंधिया को गंगा और यमुना के बीच के अपने इलाके जो उन्होंने कब्जाए थे वो उन पर से अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ गया। सिमिलर था जैसे उड़ीसा के इलाकों से भोसले को अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ा था, ऐसी गंगा और यमुना के बीच के सारे इलाकों पर से अपना कंट्रोल सिंधिया को छोड़ना पड़ा जो उन्होंने कब्जा रखे थे। उसके अलावा इन्होंने भी एक ब्रिटिश रेजिडेंसी अपने कोर्ट में ग्वालियर में रखवाने का जो है अंग्रेजों की बात को मान लिया था कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट अफसर और उसके नीचे एक फौज पूरी इनकी कैपिटल राजधानी ग्वालियर में रहेगी। ठीक है जी। इसके बाद तीसरी लसवारी की लड़ाई नवंबर 1803 में हुई, लेकिन यह निर्णायक नहीं थी। इसके बाद होलकर भाग निकले। होलकर शायद मराठा सरदारों में सबसे ताकतवर था। होलकर अकेले ही पूना की लड़ाई में सिंधिया भोसले दोनों को हरा चुका था, तो होलकर सबसे ताकतवर था। होलकर ने हार नहीं मानी, होलकर जारी रहा, लड़ते रहा काफी समय तक। फाइनली 2 साल के बाद अंग्रेजों ने होलकर के साथ, यशवंतराव होलकर के साथ एक संधि की 1805 में। और अब की बार भी जो 2 साल तक वो भागते रहे, अंग्रेज उनका पीछा करते रहे, उसके बाद भी कोई सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी नहीं की। माना नहीं कि कोई अंग्रेजों की फौज उनकी सुरक्षा करेगी, उन्होंने कहा भाई हम इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। लेकिन कुछ इलाके उन्होंने जरूर खो दिए। ठीक है, बाकी ये कह लो कि बाकी दोनों से तो अच्छे सिचुएशन में रहे होलकर, जैसे जो राघोजी भोसले को काफी इलाका खोना पड़ गया था और दौलतराव सिंधिया को भी, इनको अपने काफी सारे इलाके वापस मिल गए। मतलब राजस्थान में जो इन्होंने इलाके कब्जा रखे थे वो तो इनको वापस मिल ही गए, मेवाड़ मालवा सब मिल गया, लेकिन कुछ छोटे मोटे इलाके इनको भी देने पड़ गए। तो फाइनली यशवंतराव होलकर ने कोई सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी नहीं की इसमें, जो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट में। बस ये था कि अंग्रेजों के साथ आगे लड़ाई जो है उन्होंने रोक दी। ठीक है, तो ये हुआ था इसमें। और इस तरीके से ये बैटल जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, इसका अंत हुआ जो 1803 से 1805 के बीच में लड़ी गई। ठीक है जी। अब इसके बाद लड़ी गई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जल्दी से इसको भी समझ लेते हैं, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कैसे हुई और कब हुई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 18 के बीच में। एक और चीज बता देता हूं जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से जुड़ी हुई है कि इस समय पर भारत में जो गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का वो था लॉर्ड वेलेस्ली। और वो लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेज जो है वो मराठाओं से लड़ रहे थे सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में, जो 1803 से 1805, 1803 से 1805 के बीच में लड़ी गई थी। लेकिन एक और बात है कि इस समय पे जो जनरल इन बैटल्स में लड़ा था वो था आर्थर वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का छोटा भाई, मार्कस ऑफ वेलेस्ली का छोटा भाई आर्थर वेलेस्ली हर फ्रंट पे लड़ा था। बहुत काबिल जनरल था। इसकी खास बात यह है कि ये आगे चल के जो है वो नेपोलियन से भी लड़ा, नेपोलियन फ्रांस में, और उसको बैटल ऑफ वाटरलू में हराया उसने। ठीक है, तो इतना काबिल जनरल था वो कि उसने नेपोलियन तक को हरा डाला था। तो उसके सामने भारतीय रूलर्स कुछ भी नहीं थे, क्योंकि भारतीय रूलर्स की जो फौजें थी वो उतनी डिसिप्लिन नहीं थी जितनी यूरोपियन फौजें थी, और उनके पास हथियार भी बेटर क्वालिटी के थे। जो हथियार थे वो बहुत बढ़िया थे। एक सीधी सी बात है, जब भी कोई बाहर से ताकत आई और उसने भारत में कब्जा किया, उसके पीछे उनके हथियार रहे हैं हमेशा। जैसे अगर मुगलों की बात करें तो मुगल, उनके पास भारी तोपें हुआ करती थी जो उनके भारत में अच्छी जो आगे चल के जो प्रोग्रेस थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। मतलब उनका जो भारत में जो इतना बड़ा विस्तार हुआ, एक्सपेंशन हुआ, उसके लिए उनकी तोपें रिस्पॉन्सिबल थी और उनका गन पाउडर।
उसके अलावा जब अंग्रेज आए तो इनकी भी रेवोल्यूशनरी हल्के हथियार, छोटी बंदूकें और लेकर जिसे भाग सकता है एक व्यक्ति, ऐसी बंदूकों ने रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया लड़ने के तरीकों में। तो जब भी कोई बड़ी ताकत ने भारत में आके उलटफेर किया है, उसके पीछे की वजह यह रही है कि उनके पास हथियार नेटिव जो उस समय यहां पर थे उनसे अच्छे थे। ठीक है, अब फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, फिर आ जाते हैं इस पे 1817-18 पे। अब बाजीराव पेशवा सेकंड अब तक ये समझ चुके थे कि अंग्रेज जो हैं उनको मैंने इनवाइट करके गलती कर दी, और इसी वजह से बाजीराव पेशवा जो है आगे चल के अंग्रेजों से भिड़ भी जाते हैं। और बाजीराव पेशवा सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो राघोबा के बेटे बाजीराव पेशवा सेकंड। ठीक है, अब एक बात बता देता हूं आपको, पिंडारी इशू यहां पे शुरू हुआ था। सबसे पहले ये लड़ाई हुई पिंडारियों की वजह से। पिंडारी जो है वो सेंट्रल इंडिया में एक ट्राइबल लोग थे पिंडारी। पिंडारी क्या करते थे, जब भी मराठा फौजें लड़ने जाती थी तो पिंडारी जो है उनकी फौज में उनके साथ लड़ने के लिए चलते थे। पिंडारी हमेशा वफादार थे मराठाओं के लिए, तो जब भी मराठाओं को लड़ने की जरूरत हुई पिंडारी आ जाते थे। पिंडारियों के लिए मराठाओं ने एक नियम तक बना रखा था कि जो भी इलाके लूटे जाएंगे फौज के द्वारा उसमें से 1/4 लूट पिंडारियों को दी जाएगी। पिंडारी कबीले वाले हमारी मदद के लिए आते। अब ये पिंडारी जो है इनके साथ क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इनके इलाकों में घुसने की कोशिश की और पिंडारियों का अंग्रेजों का डिस्प्यूट हुआ। इसके बाद सिंधिया ने इनकी मदद करने की कोशिश की। ग्वालियर, नॉर्थ में ग्वालियर में सबसे मराठाओं के जो सरदार थे वो सिंधिया थे। सिंधिया ने वहां पे उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने सिंधिया को डिफीट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद सिंधिया के साथ भी ये संधि कर ली कि तुम पिंडारियों की मदद बिल्कुल नहीं करोगे। तो इसकी वजह से ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई, जिसमें उनको मजबूर कर दिया गया कि वो पिंडारियों की मदद नहीं करेंगे। पिंडारियों की मदद नहीं हुई और पिंडारियों को बुरे तरीके से मार काट डाला अंग्रेजों ने, बहुत बुरे तरीके से पिंडारियों का मैसेकेयर किया। इसके बाद पेशवा जो पूना में थे वो इस बात से गुस्से में आ जाते हैं, पेशवा बाजीराव सेकंड, कि इन्होंने हमारे वफादार पिंडारियों के साथ इतना बुरा सलूक किया और अब हम इन्हें सबक सिखाएंगे। पेशवा ने सारे मराठा चीफ्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जो गलती उनसे पहले हुई थी कुछ साल पहले, अब वो उसे सुधारने निकले थे। सारे मराठा सरदारों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया पेशवा ने। मकसद था कि अंग्रेजों को अब बुरे तरीके से हराना। लेकिन पेशवा ने अपना काम शुरू कर दिया। पेशवा ने पूना में जो ब्रिटिश रेजिडेंसी उन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन से एक्सेप्ट की थी। देखो 1802 में उन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन कर ली थी, जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ था 1802 में। और एक ब्रिटिश फौज जो है वो पूना में स्टेशन कर दी गई थी, उसके बाद से रखवा दी गई थी। और वो कहा यह जा रहा था कि आपकी सुरक्षा के लिए। पेशवा ने उसी फौज के ऊपर हमला कर दिया और वहां के रेजिडेंट जो अफसर थे उस पर भी हमला कर दिया। पेशवा ने समझ लिया कि आप निकलो तुम यहां से, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, अब हम तुम्हारे अधीन नहीं है। पेशवा ने पूना में हमला किया। अप्पा साहेब ने नागपुर में हमला कर दिया। नागपुर जो भोसले के कैपिटल थी, वहां पर उन्होंने जो अंग्रेजों की फौज वहां पे बैठी थी उस पर हमला कर दिया। होलकर ने सेंट्रल इंडिया में पूरी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर ली थी। सारे मराठा सरदार वापस से अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार थे। युद्ध जो चला इसमें पेशवा सबसे पहले खिड़की की लड़ाई में अंग्रेजों से हारे, भोसले सीताबुल्दी की लड़ाई में और होलकर माहिदपुर की लड़ाई में। ये सब चीजें घट रही थी और लगातार मराठा अंग्रेजों से हारते जा रहे थे। मराठा जब खिड़की की लड़ाई में पेशवा हारे थे, उसके बाद भी पेशवा ने हिम्मत नहीं हारी। पेशवा ने 2 लड़ाइयां और लड़ी, बैटल ऑफ कोरेगांव और बैटल ऑफ अस्टी। ठीक है, इस कोरेगांव की लड़ाई को भीमा कोरेगांव की लड़ाई भी कहा जाता है। जनवरी 1818 में लड़ी गई थी। इसके बाद बैटल ऑफ अस्टी। ये 2 लड़ाइयां भी लड़ी गई, लेकिन पेशवा ने जितनी मर्जी कोशिश कर ली, अब तक अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए थे। उन्होंने इंडियन रिसोर्सेज को ही इंडियन रूलर्स के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। फौजें भी इंडिया में से बनाई थी और इसी वजह से वो भारतीय रूलर्स को हराने में सफल हो रहे थे। और उन्होंने 2 और लड़ाइयों में पेशवा को हरा दिया। तो पेशवा को पहले हराया था खिड़की की लड़ाई में, भोसले को सीताबुल्दी में, होलकर को माहिदपुर में और बाद में कोरेगांव और अस्टी की लड़ाई में दोबारा से पेशवा को हराया गया। इसके बाद तो बात खत्म हो गई थी। जब खिड़की की लड़ाई हुई थी, पहले पेशवा हारे थे, तो उस समय पेशवा ने एक संधि कर ली थी, ट्रीटी ऑफ पूना।
जिससे उन्होंने अपनी आधी संपत्ति अंग्रेजों को दे दी थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद पेशवा ने दोबारा फौज इकट्ठी करी और दो और लड़ाइयां लड़ी, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव और बैटल ऑफ अस्टी। लेकिन जब अस्टी की लड़ाई खत्म हुई, आखिरी लड़ाई जब खत्म हुई, उसके बाद तो मराठा कॉन्फेडरेसी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया। मराठाओं का जो जो सरदारों का संगठन था उसे पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया और पेशवा को पेंशन देकर बिठूर में, उत्तर प्रदेश में कानपुर के नजदीक बिठूर में बिठा दिया। उन्हें पूना में रहने भी नहीं दिया, क्योंकि पूना में अगर वो रहेंगे तो साजिशें करेंगे, उनके साथ लोग विद्रोह कर सकते हैं। तो इसीलिए उन सबको उठा करके ले आए और बिठा दिया कहां, कानपुर के नजदीक बिठूर में। तो पेंशन देकर बिठूर में बिठा दिए गए। बैटल्स के नाम याद करने हैं। और देखो एक बात बताऊं, जिनको नाम याद नहीं होते उनको मैं एक तरीका बता देता हूं। एक बार नहीं होते, क्योंकि मैं कहानी के मोड में बता रहा हूं, उस कहानी को दोबारा देख लो, फिर आपको धीरे धीरे देखोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। एक बार में कहानी में से सारे नाम याद नहीं होते, ये मैं जानता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं होते थे। लेकिन उस कहानी को एक बार और दोहराओगे, जैसे मूवी को आप दोबारा प्ले करते हो, तो फिर वो याद हो जाएगा। होता है ऐसा, सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ऐसा, सबने इस तरीके से मेमोराइज किया है। पास्ट में भी अच्छे हमारे को रिजल्ट देखने को मिले हैं। चलो अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो अंग्रेजों ने किए भारत में बिफोर 1857, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, फिर चार्टर एक्ट, फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, 1833 और 1853। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अब यहां नोट करना है, सबको नोट करना है। मैं बता देता हूं यहां पे क्या नोट करना है। देखो, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स शुरू हुए थे रेगुलेटिंग एक्ट से। सेवनटीन 1773 में, उसके बाद अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद फिर आई याद कराने के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये याद नहीं होता, तो मैं ग्रुपिंग बना देता हूं। मैं रट्टा तो नहीं लगवाता, पर मैं ग्रुपिंग बनवा देता हूं। इसको आप ग्रुप 1 नाम दे, ग्रुप 1। ठीक है, इसमें ये 4 एक्ट्स आएंगी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786। ठीक है जी, ये 4। इसके बाद जो अगला ग्रुप हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम चार्टर एक्ट ग्रुप। ठीक है, तो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। जो 1857 से पहले जो भी एक्ट्स इंपोज की गई भारत में, उनको हम डिवाइड कर देते हैं। अंग्रेजों के द्वारा डिवाइड जो लगाई गई एक्ट्स थी, उनको 2 ग्रुप्स में। पहला हो गया जी आपका रेगुलेटिंग एक्ट ग्रुप। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू हुआ, फिर अमेंडमेंट एक्ट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786। इसके बाद आ गया ग्रुप 2, जिसमें आ गई चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। लिखवा आपको इसके बाद वाली भी देता हूं, इसके बाद वाली भी देता हूं, लेकिन डिस्कस करेंगे उसे बाद में, जब वो वाला फेज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो आगे।
2 मिनट रुको, बस इसको कंप्लीट करके अभी बता देता हूं आपको क्या करना है। ये देखो जी, आगे की जो एक्ट्स हैं जो 1857 के बाद इनैक्ट की गई, उनको भी हम ग्रुपिंग में डिवाइड कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ग्रुप, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चौथे ग्रुप में हम इसके बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और 1919 के बीच में इनैक्ट किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ग्रुप को रख देते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो देख लो, एक बार दोबारा से बता देता हूं। पहले रेगुलेटिंग एक्ट ग्रुप, इसमें 4 एक्ट्स, फिर ग्रुप 2 में भी 4 एक्ट्स, ग्रुप 3 में 3 एक्ट्स और ग्रुप 4 में भी 3 एक्ट्स। तो इस तरीके से आप सारी एक्ट्स को समराइज कर सकते हो, इससे आपको इनको पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चल चल, अब एक एक करके एक एक एक्ट को समझ लेते जल्दी से। ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बारे में मैं आपको सारे आगे पीछे की बातें बता देता हूं डिटेल में। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको आपको समझ लेना चाहिए। देखो, हुआ क्या था कि लॉर्ड नॉर्थ इस समय पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1770s में, और उस समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑपरेट किया जाता था प्राइवेट हाथों में। मतलब प्राइवेट, उसके बहुत सारे जो है लोग थे जो इसको ऑपरेट करते थे, उसमें बहुत सारे, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कंपनी कैसे चलती है, कंपनी के अंदर होते हैं बहुत सारे पार्टनर्स, जिनका थोड़ा थोड़ा शेयर होता है, जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन वो डिसीजन मेकिंग उनके पास पावर होती है। और ये थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो जिनके पास मेजर स्टेक होल्डिंग थी या सबसे ज्यादा शेयर थे कंपनी के, वो लोग कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, अब समझना कि वो जा पहुंचे ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रतिनिधि लॉर्ड नॉर्थ, जो वहां प्राइम मिनिस्टर थे अंग्रेजों के, उनके पास, और जाके कहते हैं जी हमें लोन दे दो। उन्होंने कहा साहब आपको लोन क्यों चाहिए, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स में से नहीं हो। उन्होंने कहा हाँ है। तो बोले कि आपको लोन क्यों चाहिए, बोला हमें अपने जो लोग हैं उनको सैलरी देनी है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला पैसे कैसे नहीं है, आपके लोग तो, आपके अफसर तो लंदन में सबसे बड़े बंगले उनके, सबसे बड़े मकान उनके, सबसे अमीर लोगों में है, सबसे वेल्दी लोगों में, आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारी माली हालत बहुत खराब है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कैसे, उन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ तो करप्शन चल रहा है, पैसे तो हम कमा रहे हैं लेकिन हमारे पास हमारे खजाने खाली पड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसके लिए, और फिर उन्होंने कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप हमें बहुत सारा टैक्स जमा कराओगे। लॉर्ड नॉर्थ कहते हैं आप बातें कर रहे हो कि आपके पास खुद ही पैसे नहीं है। तो फिर यह फैसला लिया गया कि ठीक है, हम आपको लोन तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में कंपनी का हर चीज, हर कोई भी वो काम करते हैं, कोई भी सिस्टम वो करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीजों की इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। वो कहीं पे जमीन हथियाते हैं, कोई नया टेरिटरी कैप्चर करते हैं, हमें बताओ, क्योंकि वो जितनी जमीन होगी उसके हिसाब से उनकी कमाई होगी, और कमाई होगी उसी के हिसाब से हम टैक्स लगा पाएंगे आगे चल के। तो आपको हर इंफॉर्मेशन, चाहे कोई आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भारत में स्थापित कर रहे हो, चाहे आप कोई टेरिटरी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन हमें लाके देनी होगी। ये उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर से कहा। बोला जो भी तुम्हारे प्रतिनिधि भारत में बैठे होंगे वो हमें सारी इंफॉर्मेशन देंगे। उन्होंने बोला जी हमारी 3 मेन ये कह लो कि डिवीजन है भारत में, एक बंगाल है, एक मद्रास है और एक है बंगाल।
ठीक है, बंगाल, मद्रास और तीसरी बॉम्बे। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे 3 डिवीजन है। उन्होंने कहा कि भैया हम हर एक से थोड़ी सवाल पूछेंगे, बंगाल वाले को इंचार्ज बना दो, उसके पास सबसे बड़ा एरिया तो उसको इंचार्ज बना दो, वही सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें देगा और जो इंफॉर्मेशन हमारी आएगी, हमारे पास आएगी, उसी के हिसाब से टैक्स लगेगा। तो ठीक है, उन्होंने उसके लिए एक कानून बना दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है जी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पहली बार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। हिंदी में समझ लो, पहली बार था जब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है भारत में, क्या जमीनें हथिया रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है, कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन बिठा रही है तो वहां से पैसा आएगा टैक्स कलेक्ट करके, तो उस सब का हिसाब हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से तो टैक्स लगेगा आगे। ठीक है, और पहली बार कहा गया कि इस कंपनी के कुछ पॉलिटिकल फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। पॉलिटिकल फंक्शन जिसमें वो कोई नए एरिया को हथियाते हैं या उसको अपनी टेरिटरी बनाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जहां वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं कहीं पे जहां से टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये रिकॉग्नाइज किए गए, भाई तुम्हारा पॉलिटिकल फंक्शन अलग है, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग है, और किस चीज से तुम कितनी कमाई करते हो उसके लिए वो सब अलग अलग उन्हें बता दिया गया। इससे पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा भैया एक ही आदमी को जिम्मेदार बना दो, बंगाल के गवर्नर को। कहां, बॉम्बे का कहीं और है, मद्रास का कहीं और है, लेकिन सबके अकाउंट्स की जानकारी हमें कौन देगा, वो बंगाल वाला देगा। तो इसलिए पहली बार सेंट्रल, ऑल्दो इसको पक्के तरीके से ट्रू मायने में सेंट्रलाइज नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की एक नींव पड़ी, क्योंकि आगे चल के इन तीनों को इकट्ठा किया गया। ठीक है, लेकिन पूरे तरीके से इकट्ठा तो नहीं किया, लेकिन इंफॉर्मेशन तीनों के बारे में कौन देगा, वो बंगाल का गवर्नर देगा। ठीक है, अब ये समझ ले रहा। ठीक है जी, नेक्स्ट, इसने एक और चीज की थी कि बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर है, अब से कहलाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, क्योंकि वो सिर्फ बंगाल का गवर्नर नहीं है, वो उसकी एक रैंक अपग्रेड की गई है, अब वो गवर्नर जनरल है, बाकी गवर्नर्स के ऊपर गवर्नर जनरल है। और ये इसके नीचे एक 4 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, मतलब वो अकेला ही कोई डिसीजन नहीं लेगा, उसके साथ जो है कुछ लोग और होंगे और वो मिलके वो डिसीजन लेंगे। तो ये 4 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, जिनको 1772 में ही बंगाल भेजा गया था। तब तो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए गए थे, अब उनका रैंक अपग्रेड करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उन्हें कहा जाने लगा था। ठीक है जी, चलो, इसके अलावा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के और कुछ फीचर समझो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में यह डिसाइड किया गया कि जुडिशियल सिस्टम भी तो है, कानून व्यवस्था भी तो है, उसको भी तो लागू करना है। देखो, इससे पहले अंग्रेजों ने बंगाल का जो पूरा एरिया कब्जाया था वो 1765 में कब्जाया था, और बंगाल में तब एक टेम्परेरी सिस्टम, डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगाई थी, दोहरी व्यवस्था, जिसके अंदर वो दो सबऑर्डिनेट लोग जैसे महाराजा सिताब राय और मोहम्मद रजा खान के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन और जो जुडिशियल सिस्टम को संभालते थे। मतलब न्याय व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए 2 इंडियन लोगों को रखा था। लेकिन क्योंकि वो हो क्या रहा था कि उन इंडियन लोगों के नाम पे ब्रिटिश अफसर जो है वो खुद सारा पैसा खा जा रहे थे और बाद में इल्जाम उन पे लगा रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खातों में पैसा जा नहीं रहा था। तो इसी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाए और बोले सब चीजें अपने आप संभालो, ये जो मिडलमैन है इंडियन लोग, इनको बीच में से हटाओ। तो ये डुअल फॉर्म खत्म करो, और फिर रेगुलेटिंग एक्ट ने एक नई व्यवस्था भी लाई जिसमें खुद एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में संभालने का फैसला किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे, लेकिन सारी जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट को दे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, न्याय व्यवस्था भी खुद की हो, तो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश की गई कलकत्ता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और 3 बाकी और जजेस होंगे। ठीक है जी, और इसने सर्वेंट्स जो थे कंपनी के, जो भी लोग जो कार्यरत थे कंपनी में, ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्हें कहा कि भैया भारत के लोगों से कोई नेटिव से कोई ब्राइब नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि था क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर ही तो करप्ट थे, उन्हीं का करप्शन तो रोकना था। बोला कोई नेटिव से ब्राइब नहीं लेनी, कुछ पैसा उनसे या गिफ्ट कुछ एक्सेप्ट नहीं करना, कभी बाद में ये कहो कि हमने ये पैसा तो गिफ्ट्स के रूप में कमाया है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं लेना,
क्योंकि बाद में तुम्हारी संपत्ति की जांच होगी, क्योंकि तुम सब करप्शन कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इसमें उनको यह भी कह दिया गया कि उनको अपनी सारी जानकारी जो है वो देनी है रेवेन्यू मैटर्स की, सिविल मैटर्स की, मिलिट्री अफेयर्स की भारत में। मतलब जो कंपनी के आला अधिकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंपनी है कि वो कहां टेरिटरी एक्सपैंड कर रहे हैं, कहां से कमाई कर रहे हैं, कहां से कहां एडमिनिस्ट्रेशन चला रखा, सब जानकारी है। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को क्या कहा गया कि आपको सारी जो है वो ऑर्डर्स फॉलो करने हैं बंगाल के गवर्नर के, क्योंकि उसी को आपने अपनी सारी रिपोर्ट सौंपनी है, हम उसी से लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आया। ये था रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी। लिमिटेशंस मतलब कुछ कमियां थी। इसकी कमियां ये थी कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जिसमें 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें 4 लोगों को रखा गया था, ये इनइफेक्टिव साबित हुई आगे चल के। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पा रही थी। एक और भी कुछ वजह इसमें थी कि गवर्नर जनरल की काउंसिल बना तो दी, लेकिन बॉम्बे का गवर्नर अपनी मर्जी से काम कर रहा है आगे, मद्रास का, क्योंकि अभी तक ये प्राइवेट कंपनी है। वो कहते हैं जी ये मेरे ऊपर कोई गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन थोड़ी ना है, ये प्राइवेट कंपनी है। जब मद्रास ने अपनी एक्सपेंशन की तो कर ली, जब बंगाल ने की तो उसने कर ली, तो हम बॉम्बे को ये लगा कि हम क्यों ना करें, ये बंगाल का गवर्नर अब हमारे ऊपर इसको बॉस बना के क्यों बिठा दिया गया है। तो इस वजह से उसने बातें माननी बंद कर दी। तो फिर ये गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के साथ और समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता कि उसका दायरा कहां तक है, किन मामलों में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको फैसला लेने का अधिकार है और किन मामलों में फाइनल फैसला गवर्नर जनरल की काउंसिल लेगी। तो दोनों में ही गड़बड़ी है कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट दोनों बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दोनों में से किसकी चलेगी किसी को नहीं पता। ठीक है, किस मामले में को कौन हैंडल करेगा दोनों को नहीं पता। ठीक है जी। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट लानी ही क्यों पड़ी थी? एक तो बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस, ये मैं आपको समझा चुका हूं कि बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस था। प्रॉब्लम क्या थी? बंगाल में हो क्या रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर करप्शन कर रहे थे, नेटिव्स का नाम लगा के खुद सारे पैसे कर रहे थे। सोशो पॉलिटिकल करप्शन था, उन्होंने साठगांठ कर ली थी इंडियन रूल जो सबऑर्डिनेट्स थे उनके साथ, और सब पैसा अपने लिए कमा रहे थे। उसके अलावा अंग्रेज जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठे थे वो चिढ़ने लगे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों से। तो ये भी एक वजह थी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लानी पड़ी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल क्राइसिस भी शुरू हो गया था। उनके पैसे, उन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए, तो आप हमें लोन दो। तो ये भी वजह थी। और फाइनली इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट के पुरानी व्यवस्था को खत्म करना था, जो डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसकी जगह पे सीधा जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में देना था, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। ठीक है, पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ना, वो नाम लगा देते थे जी ये मिडलमैन खा गए बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, बोले तुम ही हो इंचार्ज, तुम ही पैसा कलेक्ट करोगे। ठीक है, और बाद में उसी पैसे पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो है ये एक्ट लानी पड़ी। ठीक है, चलो। हाँ, एक चीज और इसमें कि लॉर्ड नॉर्थ 1770 से 1782 तक प्रधानमंत्री थे, जब रेगुलेटिंग एक्ट आई तब भी प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1772 में बंगाल के गवर्नर बना के भेजे गए थे, और रेगुलेटिंग एक्ट के साथ उनका दर्जा बढ़ा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कर दिया गया था। और उसके अलावा 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई भारत में, उसके जो पहले चीफ जस्टिस बनाए गए वो थे एलिजा इम्पे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको अपने पास रख लेनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसके बाद आई अमेंडमेंट एक्ट। ये ना बहुत छोटी सी है, इसको मैं ऐसे ही लिखवा देता हूं, इसमें मैंने पीपीटी में नहीं डाला इसको। तो आती है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 है क्या, थोड़ा सा समझो। अमेंडमेंट एक्ट 1781 की जो थी, इसमें
अब तक जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल की खुद की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सारे डिसीजन लेती है, और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, किन मामलों में फैसला लेने का अधिकार किसके पास है, डिफाइन ही नहीं था। आज की तरह नहीं था, आज तो बिल्कुल डिफाइन है हमारे देश में कि जुडिशरी का काम क्या है, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, तब डिफाइन ही नहीं था। अंग्रेजों ने बस एक व्यवस्था शुरू की थी रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए 1773 में, और गड़बड़ हो गई थी, किसी को उनका काम सही तरीके से डिफाइन नहीं किया। असल में अमेंडमेंट एक्ट 1781 की लाई ही गई थी उनको उनका सही तरीके से काम बताने के लिए, ठीक है। तो कि गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या है, और सुप्रीम कोर्ट के पास किन मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार है, कौन से मैटर्स को वो डील करेंगे, वो बताने के लिए लाई गई थी। तो बेसिकली उनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर बताने के लिए कि भाई तो तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारी पावर क्या है, इसलिए, और ऊपर से उनको उनकी ज्यूरिसडिक्शन समझाने के लिए, टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन समझाने के लिए लाई गई थी, ठीक है। तो नोट कर लो, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि कौन कहां तक तुम्हारी जमीनी हदें हैं, कहां तक तुम्हारी हदें हैं, ये बताने के लिए, ठीक है। एक तो पहली बात कि अब अफसर हैं भारत में भेज दिए गए, उनको ये नहीं पता थी अंग्रेजों के कंट्रोल में कहां तक इलाके आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोर्ट बैठी है तो कोर्ट की हदें कहां तक है उन्हें नहीं पता, कोर्ट को अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं पता, कोर्ट को यह नहीं पता कि किन मामलों में उसको फैसला लेने का अधिकार है, तो उसके लिए लाया गया, ठीक है जी। तो ये थी 1781 की एक्ट। बस सिंपल सी बात है कि टेरिटोरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करने के लिए और पावर को डिवाइड करने के लिए, ये 2 पॉइंट याद रखना, नोट कर लो जिन लोगों को नोट करने हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे वाली इंपॉर्टेंट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पे। पिट्स इंडिया एक्ट कैसे आई मैं आपको समझा देता हूं। इसी समय पे लॉर्ड नॉर्थ को रिप्लेस किया नए प्रधानमंत्री लॉर्ड विलियम पिट ने। भारत में क्या होता है, अब अंग्रेजों की दी हुई व्यवस्था है हमारे पास, हम क्या करते हैं, बिल्कुल वही चीजें करते हैं जैसे जो अंग्रेज छोड़ के गए, है ना। तो बहुत हद तक हमारा जो सिस्टम है वही चीजें फॉलो करता है। विलियम पिट जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपनी चीजें करनी शुरू कर दी। पहले तो उन्होंने अपने हिसाब से ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने की कोशिश की। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से प्राइवेट हाथों में थी, बस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू उसके ऊपर सिर्फ ऑब्लिगेशन लगाई थी कि अपनी सारी जानकारी हमें दो। लेकिन लॉर्ड विलियम पिट चाहते थे कि अब तो सच में प्रॉफिट होने लगा है। पहले तो इन्होंने नुकसान दिखाया था 1773 से पहले, उसके बाद 73 से 84 के बीच में तो प्रॉफिट होने लगा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, और उसके अफसर अमीर हो रहे थे क्योंकि उनकी सैलरीज अच्छी हो रही थी। तो इसी वजह से लॉर्ड विलियम पिट ने सोचा कि क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट को सरकार का प्रॉफिट बनाया जाए, और इसीलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उसका एक तरीके से उसको जैसे आज की भाषा में कहें नेशनलाइजेशन कर दिया, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट बना दिया, उसमें मेजर शेयर होल्डिंग सरकार ने अक्वायर कर ली, ब्रिटिश सरकार ने अक्वायर कर ली। इसके जरिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से ब्रिटिश सरकार का एक डिपार्टमेंट बन गई थी, ठीक है। और इसमें देखो कुछ चीजें समझ लो। प्रोविजंस में इसके कुछ चीजें जान लेते हैं। एक चीज थी पॉलिटिकल मैटर्स और एक चीज थी कमर्शियल अफेयर्स। हिंदी में समझा देता हूं। पॉलिटिकल मैटर्स का मतलब क्या होता है वो समझ लो। देखो कि कहां कहां तक किस अपनी जमीनी रियासतों का विस्तार करना है अंग्रेजों को, उनको किस राजा पे हमला करना है या किस रूलर पे हमला करके उसकी सत्ता उसका जो एरिया है वो छीनना है, तो वो होते हैं पॉलिटिकल मैटर्स। और कौन सी जो है नई इलाके को अपने पास करना है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये सारे मैटर्स कि किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ जंग करनी है, ये सारे मैटर्स डिसाइड करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये सब कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये सब डिसाइड करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और कमर्शियल अफेयर्स डिसाइड करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखो अब हुआ क्या है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक चीज हुई थी
ईस्ट इंडिया कंपनी पहले प्राइवेट हाथों में थी, उसे चलाते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो यहां पे लिखे हुए। ये करते क्या थे कि क्या सामान यूरोप से खरीदेंगे इंडिया में बेचेंगे, शुरू में वो करते थे। धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में आने लगे, तो अब सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया और कहा जी हमारे खुद के सरकार के लोग जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनकी एक टीम जो कहलाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो सारे पॉलिटिकल डिसीजन लेगी। मतलब किसके साथ जंग करनी है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ किसकी जमीन हथियानी है, वो सारे मैटर्स कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कि क्या खरीदना है, भैया भारत से मसाले खरीदने हैं, यूरोप में बेचने हैं, यूरोप से हथियार खरीदने हैं, भारत में बेचने हैं, तो ये सब ये कौन करेगा डिसाइड? ये वही पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पुराने शेयर होल्डर जिनको आता है व्यापार करना, वो करेंगे। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक तरीके से मेंबर्स हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो होते कौन है, जैसे हमारे एमपी होते हैं ना, ऐसे उन एमपीज में से एक दल बना के वो जो है वो करेगा डिसाइड सारे पॉलिटिकल मैटर्स। एक बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में देखो कौन कौन लोग थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सिविल और मिलिट्री मैटर्स दिए गए कि एडमिनिस्ट्रेशन तुम संभालो, मिलिट्री कहां कहां हमला करना है, किसके साथ दोस्ती करनी है, वो सब तुम संभालो। और इसमें 6 लोग होंगे। देखो 6 लोग कौन, 6 लोगों में कौन कौन होंगे, एक बार ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो अफसर है या ब्रिटिश पार्लियामेंट का वो मिनिस्टर है, अफसर नहीं मिनिस्टर है। वो करेगा क्या, जैसे होता है ना, अब होता है, अब जैसे आज की डेट में हम कहें मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई है, और उसका जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो एक मेंबर है कैबिनेट का या पार्लियामेंट का। तो वो व्यक्ति जो है, जो इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। इसको इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके अलावा एक जो फाइनेंशियल मैटर्स देखेगा कि भारत में कहां से कमाई करनी है, कितना कमाई आ रही है और कौन से नए टैक्सेस लाने की, वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा। और 4 और ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर प्रिवी काउंसिलर्स इनका साथ देंगे। ये 6 लोगों का एक दल होगा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सारे पॉलिटिकल डिसीजंस लेगा, सिविल और मिलिट्री डिसीजंस लेगा। बाकी क्या खरीदना है क्या बेचना है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रहेगा। ठीक है जी, आगे बात समझ में? ठीक है। अब इस डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल में एक और बात है कि कंपनी जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वही बात जो मैंने अभी आपको समझाई कि सरकार की जो टीम है, जो गवर्नमेंट की अपनी अपॉइंटेड टीम है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और जो कंपनी के जो लोग हैं, जो पुराने शेयर होल्डर्स जिनके पास ज्यादा शेयर्स थे, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये 2 टीमें हो गई। ये सारे जो है क्या खरीदना क्या बेचना वाले कमर्शियल मैटर्स जो है वो कंपनी के लोग डिसाइड करेंगे, सरकार के लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाले डिसाइड करेंगे क्या किस पे हमला करना है, किसके साथ दोस्ती करनी है। ठीक है जी, आगे बात समझ में? जल्दी बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? चलो, और इसने ये भी कहा, इस एक्ट ने कहा कि भाई हर ऑफिसर को अपनी सारी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी होगी, कितना उनके पास पैसा है, 2 महीने जब उनके ज्वाइनिंग के हो जाएंगे उसके अंदर अंदर। क्योंकि वो पहले तो अपॉइंटमेंट लेके भारत में आ जाते हैं और फिर बाद में कहते थे हमारे पास इतना पैसा है पहले से ही था। अब बाद में ये कहते हैं कि भाई पहले से ही था, तो उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर अंदर अपना डिस्क्लोज करो भाई तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी थी भारत में अपॉइंटमेंट मिलने से पहले। ठीक है, तो वो करना जरूरी है। और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल, पहले जिसमें गवर्नर जनरल के अलावा 3 मेंबर थे जो सारे डिसीजन लिया करते थे, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें 4 की बजाय अब से 3 मेंबर होंगे, और उन 3 में से भी एक होगा कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश आर्मी। इसका मतलब क्या है? कमांडर इन चीफ एक तो हो गया खुद गवर्नर जनरल, उसके अलावा फौज को संभालने के लिए कमांडर इन चीफ और एक आदमी और। ये 3 जो है ये भारत में बैठ के जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। देखो वैसे एक टीम है जो वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठी है, जो सारे डिसीजन सुनाती है इधर कि भैया इस पे हमला कर दो, इससे दोस्ती कर लो, वो कौन सी है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन उनके डिसीजंस को भारत में एग्जीक्यूट कौन करता है? वो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती है, एग्जीक्यूट करती है उन सारे डिसीजंस को।
तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में खुद गवर्नर जनरल है, एक कमांडर इन चीफ है ब्रिटिश आर्मी का, और तीसरा एक और आदमी है। ये तीन मिलकर जो है सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये इनेक्ट करते हैं एक तरीके से भारत में। उसके अलावा मद्रास और बॉम्बे, इन दोनों को पूरे तरीके से बंगाल के सबऑर्डिनेट बना दिया गया, और कलकत्ता इस डिसीजन से भारत में अंग्रेजों की कैपिटल बनकर उभरी। इसके बाद कलकत्ता बन गई ब्रिटिश कैपिटल, जो भी जहां जहां भी अंग्रेजों की इस समय तक संपत्तियां थी, तो जैसे बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, तो इन सब जगहों में जो इन ब्रिटिश पोजेशंस की कैपिटल है वो कौन सी है? कलकत्ता। ठीक है, क्योंकि कलकत्ता को सबसे ऊपर रखा गया है, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के सबऑर्डिनेट बना दी गई है। पहले तो 1773 में कहा था कि सब अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ देंगे बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, अब वो पूरे तरीके से सबऑर्डिनेट है। मतलब अब तो ऑफिशियली रैंक जो है वो सबसे ऊपर किसका है? बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर का, जो आप कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश पोजेशन। ठीक है, कुछ और फीचर्स में इस एक्ट ने क्या किया कि कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पूरे तरीके से अलग कर दिया। मतलब पैसा कैसे कमाना है और कैसे किस राज्य को हड़पना है, वो सब काम अलग अलग टीम्स करेंगी। पहली बार शब्द इस्तेमाल किया गया था ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशंस मतलब कि जो भी भारत में अंग्रेजों की संपत्तियां हैं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, वो सब। ठीक है, और इस एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि पहले ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, अब ब्रिटिश सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद से। कंपनी इसके बाद से जो है सरकार के सबऑर्डिनेट हो गई। अनलाइक रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ उनसे कहा गया था अपनी सारी जानकारी हमें दो, और मैटर्स को बस रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी वहां पे कि भाई हमें सब जानकारी दो, और डायरेक्ट उनका जो है वो कंट्रोल नहीं था कंपनी पे। ठीक है, अब इसमें कुछ कमियां, ड्रॉबैक क्या थी कि ये एक्ट जो है ये फेलियर साबित हुई। क्यों? क्योंकि कंपनी की पावर और जो है सरकार की अथॉरिटी ये समझ नहीं पाए, क्योंकि दो बॉडीज हैं जो ब्रिटेन में बैठी हैं। एक कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकारी हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो टीमें, और भारत में बैठे गवर्नर जनरल और उनकी टीम को आदेश देते हैं कि ये करो ये करो। गवर्नर जनरल और उनकी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो परेशान है कि भैया हम किसकी बात सुने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सुने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सुने, कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा। वो कहता है जी ये करो, वो कहते हैं जी ये करो। अब वो कहते हैं वैसे तो बोला गया था कि कमर्शियल डिसीजन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लेगा और पॉलिटिकल डिसीजन बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम प्रैक्टिकल में बताता हूं, प्रैक्टिकल समस्या क्या होती थी। अब जी ये देखो, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो कहते हैं जी सेंट्रल इंडिया में एक इलाका है उस पर हमला कर दो। क्यों? क्योंकि वहां पे बड़ी उपजाऊ जमीन है, बाद में हमला करके जब हम उसे कब्जा लेंगे तो वहां से बहुत सारे टैक्सेस आ सकते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पैसे वाला एंगल देख रहे हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहता है नहीं नहीं, लड़ना नहीं है, वहां का राजा बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, और उसके साथ हमारी बहुत आगे की हमने प्लानिंग सोच रखी है कि उसके साथ मित्रता करनी है। तो अब एक कह रहा है जी उसको हड़प लो, दूसरा कह रहा है नहीं जी उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। अब भारत में एक्ट किसको करना है? गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश पोजेशन जो है उस समय, तो उसको उसके तो वो तो फंस जाता है ना बीच में, दोनों के बीच में। तो ये प्रॉब्लम होती है सारी। तो इसीलिए कई बार उसे अपनी मर्जी से डिसीजन लेने पड़ जाते थे, अपनी मर्जी से डिसीजन लेने पड़ते थे कि भैया किसकी बात सुने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की? कहता छोड़ो यार, अपनी सुनूंगा मैं, अपनी करूंगा। ठीक है, अब कुछ और प्रोविजंस इसके बाद अगली आई, इसके बाद आई अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786 या अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के 2 साल बाद आई। अब ये क्यों लाई गई थी थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। विलियम पिट प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को टेक ओवर कर लिया पूरे तरीके से, उसको सरकार का ही डिपार्टमेंट बना दिया। उसके बाद उन्होंने गवर्नर जनरल जो था वो भी बदल दिया। पहले वॉरेन हेस्टिंग था, कहते थे ये मेरे फेवर का आदमी नहीं, अपने फेवर का आदमी भेज दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेज दिया 1785 में। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है जी मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे, आपने मुझे यहाँ कहां भेज दिया। उन्होंने कहा फिर क्या? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कोई ताकत ही नहीं है, मैं
बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सुनूं या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सुनूं, समझ ही नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम्हें मैं ताकत दूंगा। वो बोलते कैसे, कहता है एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सुननी है, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सुननी है, और जब यहां पे भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है तो मुझे दो लोगों से और कंसल्ट करना पड़ता है। एक तो मैं खुद हूं, एक कमांडर इन चीफ है ब्रिटिश आर्मी का, और तीसरा आदमी जो जो उनकी काउंसिल में। कहता जब डिसीजन होता है ये दोनों मेरे खिलाफ हो जाते हैं, फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाता। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, अब से गवर्नर जनरल भी तू, कमांडर इन चीफ भी तू, तेरे पास 2 वोट और एक आदमी तेरे साथ, वो उसके पास सिंगल वोट, तो सारी पावर्स तेरे पास। तो ओवरराइडिंग पावर्स आ गई गवर्नर जनरल के पास, क्योंकि अब वही आदमी कमांडर इन चीफ भी है ब्रिटिश आर्मी का, वही आदमी ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी है। ठीक है, तो उसके पास अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में अपने आप से डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये यहां पे बदलाव हुआ, इसके जरिए गवर्नर जनरल को ज्यादा पावर मिली। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो विलियम पिट का खास आदमी था, उसको पावर मिली। ऊपर से एक चीज और हुई कि क्योंकि एक डर और था विलियम पिट को कि मेरा भेजा हुआ आदमी जो है वो कॉर्नवालिस, इसको कहीं बदल ना दिया जाए, तो उन्होंने कानून में एक और बदलाव कर दिया। कहा कि जिस आदमी को भी मैं भारत भेजूंगा गवर्नर जनरल बना के, उसको राजा की, ब्रिटिश राजा के अप्रूवल की जरूरत नहीं है आपसे। ठीक है, तो यह भी कानून में बदलाव करा दिया। तो एक्ट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786 ने ये सारे बदलाव किए। ठीक है, इसके बाद आते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल पे। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल पे देखो कुछ चीजें समझना। परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल की थी ये की गई 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये सब कुछ सोचा था कि ये जमींदारी व्यवस्था लगाते हैं। ठीक है, ये जमींदारी व्यवस्था लगाते हैं और इसके जरिए टैक्स कलेक्ट करते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है कि 1773 से उन्होंने भारत में एडमिनिस्ट्रेशन शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो गड़बड़ाया हुआ था। हर बार कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते थे, जो भी इलाके उनके कंट्रोल में लगातार आते जा रहे थे, वहां एक्सपेरिमेंट करके देखते थे कि ये इस तरीके से टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं, अभी जमींदार से करवा के देख लेते हैं, फिर उन्होंने कहा कि वो ठेके पे दे देते हैं, इजरदारी व्यवस्था कर लेते हैं। तो अलग अलग सिस्टम अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी चला नहीं। फिर उन्होंने फाइनली एक निपटारा किया, बोले भाई जमींदार को रखते हैं, जमींदार उस इलाके का जो भी इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा उसको रख लेते हैं। उसको रखने से कई फायदे हैं, वो जमींदार को हमें कोई सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। मुगल भी ऐसा किया करते थे, उन्होंने बोला हमने इसको सैलरी नहीं देनी, ये करेगा क्या, इसको जमीनों का मालिकाना हक दे देंगे अपने इलाके की सारी जमीन का। ये वहां का बाहुबली आदमी है, ये करेगा क्या कि ये वहां से टैक्स कलेक्ट करेगा, एक हिस्सा अपने पास रखेगा, बाकी अंग्रेजों को जमा करा देगा। ठीक है, और उसके पास ये राइट भी होगा जमींदार के पास कि वो अपनी उस जमीन को अपने बेटों को, आगे किसी को भी देना चाहे दे सकता है या फिर बेच भी सकता है। तो मालिकाना हक जमींदार को दे दिया गया। ठीक है, तो ये व्यवस्था शुरू की गई। लेकिन इस व्यवस्था में एक चीज और थी जो अभी समझा देते हैं हम। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये परमानेंट सेटलमेंट मतलब समझ रहे हो कि फाइनल निपटारा के टैक्स किस तरीके से लेना है उसका। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, जमींदारी सिस्टम। अब इसमें क्या है कि देखो आप इसको समझना कि 100 किलो अनाज, अगर देखो जमींदार ने अपनी जो जमीन है वो राम को दी, जमींदार के पास मान लेते हैं कि इतनी बड़ी जमीन है, उसमें से एक टुकड़ा, ये एक टुकड़ा उन्होंने राम को दे दिया, राम को कि तुम इस पे खेती करो। अब राम किसान है जो इस टुकड़े पे खेती कर रहा है और इस पूरे जमीन के टुकड़े पे वो 100 किलो अनाज उगाता है, वीट उगाता है। ठीक है, 100 किलो वीट, 100 केजी वीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो उसको कहा जाता है जमींदार के द्वारा कि तुम्हारा टैक्स बनता है 11 केजीज, 11 केजीज, इसमें से तुम्हें निकाल के जमींदार को जमा कराना है। तो 11 केजी बन गया उसका टैक्स। अब जो 11 किलो जमींदार ने कलेक्ट किया है, इसको डिवाइड किया जाएगा 1/11 और 10/11 में। इसका मतलब क्या है कि 11 किलो में से 1 किलो जमींदार अपने पास रखेगा,
और 10 किलो वो जमा करा देगा ब्रिटिश सरकार। तो ये व्यवस्था थी जमींदारी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी कि जमींदार को बार जो है पहले शुरुआत में ये रखा गया जमींदार अपने हिसाब से टैक्स इंक्रीज करेगा, रेशो जो रहेगा कि अपने पास एक हिस्सा रखेगा, 10 हिस्से जो है वो सरकार को जमा करा देगा। लेकिन जमींदार का लालच धीरे धीरे बढ़ा, जमींदार इस टोटल टैक्स को ही इंक्रीज करने लगा। पहले 11 केजी बोलता है, 100 किलो लोग आते हो तो उसमें से 11 केजी टैक्स, फिर उसने अपने शेयर को बढ़ाने के लिए टोटल टैक्स को ही बढ़ा दिया, बोलता 22 किलो, 2 किलो मेरा, 20 किलो ब्रिटिश सरकार का। फिर 33 केजी, 30 किलो सरकार का, 3 किलो मेरा। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार मना क्यों करती? उन्हें तो लग रहा था अच्छा है, टैक्स ये बढ़ाएगा तो अच्छा ही है, हमें तो टोटल और 10 गुना ज्यादा मिल रहा है, तो इसीलिए उनके लिए अच्छा था ये शुरू में जो व्यवस्था लगाई गई थी। और इसमें एक और भी अच्छी बात थी कि अगर किसान दुखी हो जाता है, वो लड़ेगा किससे? जमींदार से लड़ेगा, हम तो बीच में नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जमींदार जो है, जमींदार को जो जिसको भी वो जमीन देगा उसको एक पट्टा, एक कागज है, उस पर लिखकर जो है वो नियम शर्तें देनी होंगी कि भैया ये 10% या 15% या 20% तुम्हें टैक्स के रूप में देना है, और उसके अलावा तुम्हें रेंट भी देना है मेरी जमीन पे, क्योंकि तुम खेती कर रहे हो, उसका रेंट अलग और टैक्स अलग, 2 चीजें देनी। ठीक है, अब कुछ और फीचर्स में 1793 की एक्ट, इसके बाद देखो ये 1793 में ही ये टैक्स कलेक्शन सिस्टम बना दिया गया, जमींदारी व्यवस्था कि जमींदार के थ्रू करेंगे हम टैक्स कलेक्ट। अब उसको अप्रूवल देने के लिए एक्ट लाई गई, चार्टर एक्ट 1793, जिसने अप्रूवल भी दिया कि हाँ जमींदारी सिस्टम लागू रहेगा। और उसके अलावा उसने बहुत ही कम चेंजेस किए सरकार के, उस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किए। ठीक है, इसको एक चीज के 20 साल के लिए आगे, 20 साल के लिए आगे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को आगे 20 साल तक चलते रहने का राइट दे दिया गया कि 20 साल आगे और जो है कंपनी जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। उसके अलावा सैलरी जो स्टाफ की थी वो सब अब कहां से दी जाएगी? वो दी जाएगी कंपनी के पैसों से। ठीक है, जो भी जो सैलरी है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, खासतौर पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर है, उनकी सैलरी भी अब कौन देगा? वो कंपनी के खातों से निकाली जाएगी। पहले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट देती थी ना उनकी सैलरी, अब वो उनकी सैलरी कौन देगा? उनकी सैलरी देगी कंपनी। कंपनी क्योंकि अब तो कंपनी पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के डिपार्टमेंट है, तो फिर उनको ही देनी चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, तो इसके बाद आई चार्टर एक्ट 1813। देखो क्यों, देखो एक चीज दिखा देते हैं हम आपको, जो हमने एक्ट्स जो आपको बताई थी शुरू में, ये देखो ये 4 एक्ट जो हमने की, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786, उसके बाद चार्टर एक्ट ग्रुप शुरू हुआ। लेकिन हर चार्टर एक्ट में आप साफ देख पाओगे कि इनमें 20-20 साल का अंतर है, 20-20 साल का जो गैप है। क्यों? क्योंकि 1793 के बाद 20 साल के लिए कंपनी को भारत में कंटिन्यू करने का अधिकार मिला कि वो ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पे भारत में कंटिन्यू कर सकती है। 1813 में फिर रिन्यू किया गया और 1833 में फिर दोबारा से। ठीक है, तो इसीलिए इनके बीच में 20 ईयर्स का गैप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं चार्टर एक्ट 1813 पे जाऊं, उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं। पहले हम जान लेते हैं एक आदमी के बारे में। आदमी कौन? आदमी था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक व्यक्ति जो ज्ञान की तलाश में थे। 1802-3 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नौकरी करने लग जाते हैं एक दीवान के तौर पे। जो जिन इलाकों में जमींदारी व्यवस्था नहीं थी अंग्रेजों की, तो वहां पे उन्होंने कहीं दीवान अपॉइंट करके थे कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो वो दीवान की तरह नौकरी कर ली उन्होंने।
अब उन्होंने कहा कि भाई ये तो दीवान है, दीवान उसको फायदा क्या था उनके दीवान की नौकरी करके, कि उन्होंने ये सोचा था कि वो ज्ञान की तलाश में थे, उन्होंने कई भाषाएं सीखी थी। भाषा क्यों सीखी थी अब सोच लेना। भाषा इसलिए सीख रहे थे क्योंकि वो हर धर्म की नॉलेज लेना चाहते थे। उनको ना अपने आसपास जब वो महसूस करते थे तो बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई पड़ती थी। उन्हें लगता था यार कि ये कास्ट सिस्टम क्यों है हमारी सोसाइटी में, कोई इतना ऊंचा है, कोई तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, और बाकी लोगों को इतना दबा के रखा जाता है। तो ये क्यों है? क्या हर समाज में ऐसा ही है? भारत में ही ऐसा होता है, या ये अंग्रेज जहां से आए वहां भी ऐसा होता है, या और कहीं जहां दुनिया में लोग रहते हैं वहां भी ऐसा होता है? इस बात से परेशान थे राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय ने ये जानने के लिए, समझने के लिए, उन्होंने कि भाई हिंदू धर्म में ये सारी प्रॉब्लम है, उन्होंने इस्लामिक लॉ भी पढ़ा, उसके लिए पर्शियन लैंग्वेज सीखी। उसके अलावा उन्होंने फिर क्रिश्चियनिटी को समझने के लिए अंग्रेजों की नौकरी की कि भाई क्रिश्चियन फेथ और क्रिश्चियनिटी की समझ आ जाए, मुझे वेस्टर्न तौर तरीके सब चीजें मुझे समझ में आ जाए। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे कि भाई वेस्टर्न कल्चर कैसा है, क्या उसमें भी ऐसी कमियां हैं, क्या उसमें भी वही सारी समस्याएं हैं। उन्होंने नौकरी की, फिर बाद में नौकरी उन्होंने छोड़ दी। फिर ये चार्टर एक्ट 1813 में आई, इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने वो नौकरी छोड़ी थी। चार्टर एक्ट ने क्या किया था, इस चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने एक चीज की थी, बहुत बड़ा बदलाव किया था अपने यहां। एक तो मैं आपको सुन लेना, समझ लेना क्या हुआ था। कि चार्टर एक्ट जो थी, इससे पहले फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, मैंने पिछली बार बताया था। वहां पे राजा रानी को हटा दिया गया था, फिर एक सिस्टम बनाया गया, जैकोबिन्स की सरकार बनी, लेकिन वो भी ना चली ज्यादा, और फिर नेपोलियन का सिस्टम आया। ठीक है, उसने फ्रांस में कोई ऐसा कोई बहुत अच्छा बदलाव तो नहीं किया, लेकिन एक बड़ी चीज हो गई। पूरे यूरोप में ना लोग जो है वो ये जानने लगे कि आम आदमी के कुछ अधिकार होते हैं, आम आदमी के कुछ हक होते हैं। ये चीजें निकल के आई फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोगों को यह पता चला कि उन्हें किसी राजा से दबने की जरूरत नहीं है, उनके अपने अधिकार हैं। यूरोप में लोग ये जानने लगे। और एक और बात थी कि लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया गया चार्टर एक्ट 1813 के जरिए। वो किस लिए? क्योंकि किया क्या गया था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सरकार का ही डिपार्टमेंट थी 1784 से, वही भारत में व्यापार करती थी, भारत से सामान खरीदती थी, वहां बेचती थी, वहां से सामान खरीदती थी, यहां बेचती थी। ठीक है, तो यही हो रहा था। लेकिन इंडिविजुअल बिजनेसमैन, अकेला कोई व्यापारी जो ब्रिटेन में है, या कोई और व्यापारियों का ग्रुप अगर चाहता है भारत से बिजनेस करना, क्योंकि भारत से बिजनेस करना प्रॉफिटेबल था, तो बोलते वो तो अधिकार किसी को था ही नहीं। तो ये सब लोगों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट पर दबाव बनाना शुरू किया, आम लोगों ने। उन्होंने कहा कि भैया हम उसी व्यक्ति को जो है वो एमपी चुनेंगे भैया जो हमारी बातें सुनेगा। पहली बात तो ये कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए कि वो व्यापार कर सके भारत से। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों, मतलब सरकार ही क्यों प्रॉफिट कमाए? सरकार का डिपार्टमेंट है तो वही क्यों प्रॉफिट कमाए, हम भी कमाएंगे, हर आदमी को अधिकार है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सरकार ने इस एक्ट के जरिए उन्होंने कहा ठीक है, भारत जा सकते हैं व्यापारी, लेकिन हर कोई व्यापारी नहीं, जो लाइसेंस लेगा वो जा सकता है भारत ट्रेड करने के लिए। तो स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग के जरिए भारत में ब्रिटिश व्यापारियों को अपने आप आकर भारत से सामान खरीदने, यूरोप में बेचने, यूरोप से खरीदकर भारत में बेचने का अधिकार मिल गया। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कहा कि कुछ व्यापार, जैसे चाय का व्यापार, चाय जो टी की बात कर रहा हूं मैं, चाय, चाइना का व्यापार, ओपीएम का व्यापार, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। उसमें उसकी मोनोपोली या एक छत्र अधिकार रखा गया। ठीक है, उसमें उसकी मोनोपोली या एक छत्र अधिकार रखा गया। इसके अलावा इस एक्ट से क्राउन जो है, मतलब क्राउन समझ रहे हो, मतलब ब्रिटिश राजा का पूरे तरीके से भारत में ब्रिटिश संपत्तियों पे अधिकार भी बना दिया गया। ये खास बात थी कि अब ये कहा गया कि जो भी सब कुछ जो भारत में है संपत्तियां, उस पर अब ब्रिटिश क्राउन का पूर्णतः अधिकार हो। और इसके जरिए कंपनी के रूल को फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 में भी 20 साल के लिए बढ़ाया था, और 1813 में 1813 की इस एक्ट में भी 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। मोनोपोली जो थी
जो कंपनी की थी वो खत्म तो कर दी गई, बोला हर कोई व्यापारी आ सकता है लाइसेंस लेकर, लेकिन चाइना के साथ व्यापार, चाय का व्यापार और ओपीएम का व्यापार ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। और एजुकेशन, क्योंकि राजा राममोहन रॉय जैसे आदमियों ने भी बहुत ब्रिटिश सरकार से जो है अर्जियां दी थी और उनको कहा था कि भाई भारत में एजुकेशन का आप कुछ करो, तो एजुकेशन जो है वो बहुत समय से इग्नोर्ड है भारत में। अब अगर अंग्रेज भारत में एडमिनिस्ट्रेशन ही सेटअप कर लिया उन्होंने, तो भारत में एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ब्रिटिश सरकार की बनती है ना, तो उनको ही उस पर पैसा भी खर्चना चाहिए। तो इसीलिए 1 लाख रुपए जो है वो दिए गए, अलग रखे गए, ताकि भारत में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपए रखे गए कि भारत में एजुकेशन, क्योंकि यार जो हो क्या रहा था, पुराने राजा महाराजा, मुगल सत्ता बिखर रही थी, मुगल एम्पायर टूट रहा था, मराठास भी ठीक से जो है कंट्रोल ले नहीं पाए थे, और बहुत लंबे समय से किसी भी राजा ने या किसी भी रूलर ने ध्यान ही नहीं दिया था एजुकेशन पे। अब अंग्रेज आ रहे थे, अंग्रेज अलग अलग इलाके कब्जाते जा रहे हैं, लगातार एक्सपैंड करते जा रहे हैं, तो अंग्रेजों की जिम्मेदारी है ना भैया एजुकेशन का काम करे, तो उनको 1 लाख रुपए की उन्होंने ग्रांट दी ताकि एजुकेशन को ठीक किया जा सके। ठीक है, इस एक्ट ने एक और चीज की कि भारत में जो कोर्ट्स थी उनको ज्यादा ताकत दी यूरोपियन लोगों के केसेस में। देखो कि भाई जो भारत में अगर किसी यूरोपियन पे केस चलता है तो उसमें उसका केस भारत में ही चल सकता है, तो ये एक अधिकार जो है वो दे दिया गया, तो कुछ ज्यादा ताकत मिल गई यूरोपियन व्यक्तियों के केस में जो है वो भारतीय कोर्ट्स को। उसके अलावा मिशनरीज को, जो ऐसे लोग हैं जो धर्म क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं, उनको भारत में आने की इजाजत मिल गई इस एक्ट के जरिए। और इस एक्ट के जरिए ये साइंस, ये जो मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपए की ग्रांट साइंस और लिटरेचर की प्रमोशन के लिए, कि भारत में साइंस और लिटरेचर को जो है, जो पुरानी लिटरेचर है भारतीय लिटरेचर, उसको रिवाइव करने के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है जी, आगे बात समझ में, ये थी 1813 की एक्ट। अब इसके बाद आते हैं हम चार्टर एक्ट 1833 पे, चार्टर एक्ट 1833। पीछे हमने की चार्टर एक्ट 1813 और अब करेंगे चार्टर एक्ट 1833। अब ये जो एक्ट लाई गई थी इसके पीछे 2 बड़े कारण थे, मैं हिंदी में अभी समझा दूंगा आपको, घबराइए नहीं। ठीक है, पहला फिलॉसफी ऑफ लाइसेंस फेरी और दूसरा इंपैक्ट ऑफ लिबरल वेव इन ब्रिटेन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो पूरे यूरोप में खलबली मचा दी थी, यूरोप में सभी लोग कह रहे थे हमारे हक हमें दो, साडा हक है, ये यूरोप में लोग कह रहे थे। तो अब ये जो लोग थे जो यूरोप में, उनको लगता था कि भैया हमें हर चीज में समानता मिलनी चाहिए, हमें सही तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। एक ऊपर से कि पहली बात तो लिबरल वेव जाग उठी थी ब्रिटेन में। लिबरल वेव मतलब लोग चाहते थे उनको उनके अधिकार मिले। मोनोपोली जो 1813 में किया गया था ना, कि एक कानून बनवाया गया था कि हर कोई व्यापारी जो है वो भारत आ सकता है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सारे ट्रेड जो है उसमें हर कोई घुस सकता है, सिर्फ चाय का व्यापार, चाइना का व्यापार और ओपीएम का व्यापार छोड़ के। लेकिन अब कहा नहीं है भैया, कोई भी नहीं, हर व्यापार में इंडिविजुअल व्यापारी, एक आम आदमी का अधिकार है ब्रिटेन में, वो कहीं भी जाके व्यापार कर सकता है, भारत में भी कर सकता है और कहीं भी कर सकता है, और कोई भी चीज में मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट के पास रहना नहीं चाहिए। ठीक है, ऊपर से लाइसेंस फेरी के सरकार इंटरफेरेंस छोड़ दे, सरकार किसी चीज में इंटरफेयर ना करे कि क्या जो है मार्केट किस तरीके से चलेगी, क्या किसके लिए प्रोड्यूस करना है, तो सरकार की इंटरफेरेंस बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी जो नई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ब्रिटेन में बदलाव आ रहे थे। और इसके बाद फिर क्या होता है, फिर आती है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ने क्या किया कि चार्टर एक्ट ने अब तक अंग्रेजों ने भारत में जो भी संपत्तियां हथियाई थी उसको लीगल करार दे, कहा कि जो भी उन्होंने भारत में कॉलोनी बनाई थी उसको लीगल करार दे दिया। और उसके अलावा अब से ईस्ट इंडिया कंपनी
प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी भारत में, वो जो है वो यहाँ पे सिस्टम संभालेगी और कोई काम नहीं है उसका। मतलब जैसे कि पहले तो वो व्यापार भी करते थे ना, अब तो कहा कि मोनोपोली खत्म, अब तो चाय, चाइना, ओपियम सब में हर कोई बाहर से आके ट्रेड कर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार का काम करेगी नहीं, वो सिर्फ भारत में एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पे। ठीक है, तो अब वो प्योरली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अब से कहलाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1784 में उसका रैंक बढ़ के हो गया गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। और इस चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया से भी आगे बढ़कर अब वो क्या कहलाएंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहलाएगा। और इस समय तक जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का टेन्योर भारत में 1828 से शुरू हुआ था, 1833 तक एक टेन्योर था। अगले टेन्योर के लिए उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाएगा 1833 से जो अगला टेन्योर शुरू होगा उनका। ठीक है, और इसी से लॉर्ड विलियम बेंटिक बने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो यहां से सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरे तरीके से हो गया और मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर को अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो लूज करनी पड़ी। मतलब उनको कानून, अपने लोकल कानून बनाने का अधिकार भी नहीं है बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को। ठीक है, तो ठीक है, उसके अलावा जो पुरानी एक्ट थी 1833 की एक्ट से एक और बड़ी मजेदार चीज हुई। इससे पहले जो जितनी भी एक्ट थी उनके लिए शब्द यूज होता था रेगुलेशन। जितने भी छोटे छोटे कानून बनाए जाते थे उनके लिए शब्द यूज होता था रेगुलेशन। अब से शब्द यूज किया जाएगा एक्ट। ठीक है, ये मेन जो पार्लियामेंट में यूज हो रही है एक्ट उनके लिए नहीं। भारत में जो भी कानून बनाए जा रहे थे उनको पहले रेगुलेशंस कहते थे। जैसे सती प्रथा पे कानून बना उसे बंगाल सती रेगुलेशन कहते थे, लेकिन अब से कहेंगे बंगाल एक्ट। ठीक है, मतलब वो अगर बंगाल की कोई भी एक्ट बनाई जाएगी तो वो एक्ट की श्रेणी में आएगी भारत में। ठीक है, और एक लॉ कमीशन बनाया गया ताकि भारत में कानूनों को कोडिफाई किया जा सके, मतलब हर कानून को एक कोड या संख्या दी जा सके। तो उसके लिए एक लॉ कमीशन बनाया गया और इस लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, पहले अध्यक्ष बने लॉर्ड मैकॉले। और इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को यह भी कहा कि भैया एक काम करो, भारत में जो दिल्ली सल्तनत के समय से स्लेवरी चली आ रही है ना उसको खत्म करने का प्रयास करो, तुम्हारा काम है ये, क्योंकि तुम ब्रिटिश सरकार के बिहाफ पे बैठे हो। ठीक है, तो ये हुआ यहां पर। ठीक है जी, तो स्लेवरी को खत्म करने के लिए उन्हें कहा गया। ठीक है जी, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी चार्टर एक्ट 1853 रह गई है, वो अगली बार करेंगे और फिर अगली बार टॉपिक शुरू करेंगे जो है आपकी रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ठीक है जी, कुछ और चीजें? हाँ ठीक है, तो अगली बार बस हमने पढ़नी है चार्टर एक्ट 1853 और उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, सारी छोटी छोटी बारीकियां बताई हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ और उसमें आपको रट्टा ना लगाना पड़े। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि रट्टा लगाओ मत, छोटी छोटी बारीकियां हैं, इंपॉर्टेंट है, आपको ब्रिटिश व्यवस्था समझने में मदद करेंगे, उनका सिस्टम समझने में मदद करेगी। उसके बाद 1857 के बाद वो किस तरीके से पॉलिसीज बना रहे थे वो सब समझने में मदद करेगी, जो भी मैंने आपको कराया है आज। ठीक है, इसमें हमने जो है ये कह लीजिए कि आप जो सर ने पॉलिटी में कराया था उसमें उन्होंने बहुत छोटे छोटे प्रोविजन बताए थे, लेकिन मैंने उनके पीछे की कहानी बताई है ताकि आपको यह समझ में आए कि भाई ये क्यों हो रहा था, कोई भी डिसीजन हो रहा था तो क्यों हो रहा था, वो करने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि आप 1857 के बाद अंग्रेजों ने क्या पॉलिसी क्यों बदली, कब बदली और किस वजह से बदली वो समझ में आए। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, चलो।
ठीक है, फिर कैसी लगी क्लास जल्दी से कमेंट करके बता दो, और फिर मिलेंगे कल की क्लास में। ठीक है।